आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है रिवीजन टेस्ट के आदर्श उत्तर या हल विषय हिंदी कक्षा 11 वर्ष 2020-21। मैं हूं अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाट, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। रिवीजन टेस्ट पेपर कक्षा 11वीं विषय हिंदी, जिसमें पूर्णांक 80 हैं और इसके निर्देश हैं। इस प्रपत्र में या इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, क, ख एवं ग। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर यथासंभव पूरी तरह से लिखना है। खंड क, इस गद्यांश को हमें पहले पढ़ना है। निम्न गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। जो व्यक्ति सद्गुण संपन्न होते हैं, सदाचारी होते हैं, जनहित ही जिनके जीवन का लक्ष्य होता है, वे महान पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं। दुष्टों के निरंतर संसर्ग और संपर्क में रहते हुए भी उनके चरित्र और स्वभाव पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। उनके स्वभाव में कोई विकृति नहीं आ पाती। मोहित चंदन की भांति दुष्ट प्रवृत्तियों के बीच रहते हुए भी समाज के संस्थापकों को अपनी शीतलता से हरते रहते हैं। अपने गुणों की सुगंध से वातावरण को पवित्र बनाए रहते हैं। वे दुष्टों के प्रति निस्संग और निर्लिप्त रहकर भी अपना कार्य करते रहते हैं। शंकर जी का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यह उक्ति समान व्यक्तियों के लिए कही गई है। चंदन जैसे व्यक्तित्व और चरित्र वाले, दृढ़ और उदार स्वभाव वाले महापुरुषों पर यह लागू नहीं होता। वह लोग को संगति के प्रभाव से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। वह प्रभाव उन्हें छू भी नहीं पाता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, वह यह कि चंदन का जो वृक्ष है अपनी अंगों से लिपटे हुए विषधर सर्फ के प्रति कभी कोई कटु प्रतिक्रिया नहीं करता। उसी तरह वह महान लोग भी दुष्टों के प्रति कोई घृणा, द्वेष या आक्रोश व्यक्त नहीं करते और न ही कोई उन्हें दंड देने की चेष्टा करता। इस गद्यांश को हमने पढ़ लिया है। अब इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देंगे। उचित विकल्प द्वारा उत्तर दीजिए। अष्टाध्यायी में समास है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। सबसे पहले तो प्रश्न को समझें। अष्ट से शुरू हो रहा है, अष्ट मतलब 8 होता है, और जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, तो इसका उत्तर द्विगु समास है। खा, सज्जन में संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, आयादि संधि, तो इसमें व्यंजन संधि है। व्यक्तिगत का विलोम शब्द है। ये व्यक्तित्व जो लिखा है, इसका व्यक्तित्व मतलब इसमें है व्यक्तिगत होगा। व्यक्तिगत का विलोम शब्द है सामाजिक, व्यक्तित्व, निजी, अपनत्व, तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत का सामाजिक। संगति का प्रभाव मनुष्य पर कैसा पड़ता है? इसका उत्तर संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यह उक्ति समान व्यक्तियों के लिए कही गई है। आपके विचार से एक सद्गुरु संपन्न या सद्गुण संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? उत्तर, जो व्यक्ति सद्गुण संपन्न होते हैं, सदाचारी होते हैं, जनहित ही जिनके जीवन का लक्ष्य होता है, वह महान पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं। प्रश्न 4, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उत्तर, इसमें हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, सद्गुण, सदाचारी, या फिर इनको मिला के लिख सकते हैं सद्गुण, सदाचारी व्यक्तित्व। तो इसके अलावा जो भी बच्चे ने लिखा होगा इससे संबंधित शीर्षक वो सही होगा अगर गद्यांश से संबंधित है तो। दुष्ट व द्वेष के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। दुष्ट का सज्जन, द्वेष का प्रेम। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज जीत के रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हार गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से है मृत समाज कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्राप्त मान रहना, पहरुए सावधान रहना। इसको पढ़ लिया हमने। उचित विकल्प द्वारा उत्तर चुनना है हमको। पहरुए शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? किसान, पहरेदार, सरकार या पुलिस। इसका उत्तर है पहरुए का शाब्दिक अर्थ है पहरेदार। अचल दीपक समान में रहना अलंकार है, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। इसका उत्तर है उपमा अलंकार।
जहाँ पे उपमेय में उपमान की तुलना की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न, शत्रु की छाया का क्या अर्थ है? उत्तर, शत्रु की छाया का अर्थ है अतीत में घटित किसी बुरी घटना की बुरी यादें अथवा कोई बुरा सपना जो हमेशा पीछा करता रहता है, हमेशा याद आता रहता है। जनगंगा में ज्वार से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, जनगंगा में ज्वार से अभिप्राय गंगा रूपी जनता के कर्म रूपी आंदोलन में ज्वार रूपी जोश से है। अचल और अमर शब्द के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। विपरीतार्थ मतलब क्या होता है? विलोम शब्द या फिर उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। अचल का चल, अचल मतलब जो चल नहीं सकता, और अमर मतलब मृत मरण कह सकते हैं इसको। खंड खा, छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए कि वह पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य कोविड-19 के नियमों का भी नियमित रूप से पालन करें, अथवा अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हुए उन्हें ऑनलाइन अध्ययन में आने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं के निवारण का अनुरोध कीजिए। ये दोनों बहुत ही समसामयिक है। ये जो समय जो विकट परिस्थिति चल रही है कोविड-19 का, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसको स्वविवेक से हम लिख सकते हैं। तो एक यहाँ पे उदाहरण है, 218 सुभाष नगर अनूपपुर, दिनांक 24/11/2020। प्रिय अभय, सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहो। ये किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है? अपने छोटे भाई के लिए, छोटे भाई के लिए लिखा जा रहा है, बड़े भाई के द्वारा। मुझे आशा है तुम पढ़ाई मन लगा कर रहे होगे। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप को देखकर मन बहुत अशांत है। छात्रावास में तुम्हारे देखभाल के लिए हम में से कोई नहीं है। तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कोविड-19 के नियमों का नियमित पालन करना है, जैसे मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना, हाथों को बार बार साबुन से धोना, सार्वजनिक स्थल पर लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखना, कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये पत्र छोटे भाई के लिए है, जिसमें कोविड-19 से बचाव के लिए इसमें सलाह भी है, नियमों का पालन करना है। और अंत में हम लिखेंगे ये जहाँ जिस स्थान पर शुरू हुआ है ये पत्र लिखना, उसी के अंत में समरूप में ही वहाँ पे लिखना है आपका अग्रज या तुम्हारा अग्रज राघव, ये लिखना है। जहाँ से शुरू होता है उसी के समकक्ष सामने जहाँ पंक्ति समाप्त होती है वहीं पे हमको नाम भी लिखना है। पहले हम राइट साइड, दाएं साइड लिखते थे, अब सब कुछ बाएं साइड लिखना है। दूसरा है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आपका जो भी विद्यालय है, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। विषय ऑनलाइन अध्यापन में आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र। जो ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो परेशानी आ रही है उससे अपने प्राचार्य महोदय को अवगत कराना है और उस समस्या का निवारण करना है, इसके लिए है ये। विषय है ऑनलाइन अध्यापन में आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र, या ऑनलाइन अध्ययन में आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का विज्ञान संकाय का नियमित विद्यार्थी हूँ। मैं आपका ध्यान ऑनलाइन अध्यापन में आने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित कर समस्या के निवारण का अनुरोध करना चाहता हूँ। ऑनलाइन अध्ययन में आए दिन समस्या आ रही है, कभी नेटवर्क नहीं रहता, कभी डाटा भरवाने के लिए पैसों की कमी रहती है। इन परेशानियों के कारण मैं ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। अनेक समस्याओं के कारण मैं अध्यापन में पीछे होता जा रहा हूँ। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे विज्ञान संकाय के नोट्स प्रदान करवाने की कृपा करें। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी समस्या के निवारण के विषय में श्रीमान जी विचार करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी क्षितिज, कक्षा 11वीं, विज्ञान संकाय, दिनांक 24/11/2020। तो समानांतर में यहाँ पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न है,
ये भी बहुत ज़रूरी है। मोबाइल सुविधा या असुविधा विषय पर एक फीचर लिखना है। इसको स्वविवेक से लिख सकते हैं हम, सुविधा और असुविधा। सबसे पहले हम बात करते हैं सुविधा की, जितनी सारी सुविधाएं हमको मिल रही हैं मोबाइल से। उत्तर, मोबाइल फ़ोन की वजह से लोग किसी भी जगह से किसी से भी फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अब फ़ोन पर बात करने के लिए टेलीफोन सेट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने जेब में रखे मोबाइल फ़ोन से बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन काफ़ी महंगा हुआ करते थे, लेकिन अब बाज़ार में सस्ते मोबाइल भी उपलब्ध हो गए हैं। लगभग हर आदमी के पास एक मोबाइल फ़ोन रहता है। मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसमें इंटरनेट भी चला सकते हैं। मोबाइल में इंटरनेट के चलने के कंप्यूटर का इस्तेमाल कम हो गया है। कुछ अच्छे मोबाइल में कंप्यूटर के जैसे ही फीचर्स होते हैं। मोबाइल आज के ज़माने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। आज उस मोबाइल के कंप्यूटर के बराबर ही काम ले सकते हैं। अब स्मार्टफोन आ जाने से लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का नक्शा देख सकते हैं। घर बैठे किसी भी स्थान पर जाने के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। किसी भी होटल में ठहरने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। मोबाइल से घर बैठे भोजन का ऑर्डर कर सकते हैं, कपड़े का ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन जो भी सामग्री की आवश्यकता है वह सब कुछ घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित ऐप को डाउनलोड करके ज्ञान की बातें सीख सकते हैं। तो ये बात थी सुविधा की। अब बात करते हैं असुविधा की। मोबाइल के कुछ नुकसान भी हैं। बहुत से बच्चे पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं तथा मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलते रहते या सोशल नेटवर्किंग साइट्स चलाते रहते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन्हें बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल फ़ोन कम समय में ही नए नए फीचर्स बाज़ार में आते रहते हैं और लोग उन्हें खरीदने का मन बना लेते हैं। कई बार मोबाइल फ़ोन बदलने से कई लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन अपने फ़ायदे के लिए ही उपयोग करना चाहिए। इसमें ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए और जितना आवश्यक हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो मोबाइल में जितनी हमको सुविधा प्राप्त होती है उससे भी ज़्यादा कहीं इससे असुविधा या इससे नुकसान भी है। लोग मोबाइल के अंदर इतने डूब जाते हैं कि उनके वातावरण में, घर में क्या हो रहा है, कौन सा पर्व है, कौन सा उत्सव है, कौन सी खुशियाँ, सब कुछ से वो परे हो जाते हैं। इसलिए इसमें असुविधा भी है, इससे नुकसान भी है। इसके बाद है अथवा, गुम होता बचपन विषय पर एक फीचर लिखना है। गुम होता बचपन। उत्तर, इस आपाधापी और भागदौड़ भरी जिंदगी में बचपन खो सा गया है। अब बच्चों को रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, परियों की कहानियाँ कोई नहीं सुनता। मेले में अब बच्चे खिलौने के लिए हट भी नहीं करते हैं। उनमें वह चंचलपन एवं अल्हड़पन अब नहीं रह गया है। यह सब इतिहास की बातें हो गई हैं। बचपन एक ऐसा उम्र होता है जब किसी बिना तनाव के जिंदगी का आनंद लिया जाता है। बचपन ही वह वक्त होता है जब हम दुनियादारी की झमेले से मुक्त अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। किंतु आज बच्चों का दिखाओ, जो बचपन है बच्चों का, न जाने कहाँ खो गया है। अपनी छोटी सी उम्र में पिताजी एवं दादाजी के कंधों की सवारी करने वाले बच्चे आज कंधों पर भारी भरकम बस्ता टांगे बच्चों से खचाखच भरी बस की सवारी करते हैं। आज छोटी सी उम्र में ही इन नौनिहाल बच्चों को प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल कर दिया जाता है और इसी के चलते उन्हें दूसरों से बेहतर साबित करना होता है। तो ये तो था हमारा गुम होता बचपन पे फीचर। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न 5, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? प्रतिवेदन के प्रकारों के नाम लिखिए। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। अथवा वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्ययोजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। प्रतिवेदन लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, प्रतिवेदन संक्षिप्त हो। घटना या किसी कार्रवाई की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। इसकी भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट हो। विवरण क्रमिक रूप से हो। पुनरुक्ति दोष नहीं हो, यानी कि एक ही बात को बार बार भिन्न भिन्न रूपों में नहीं लिखना चाहिए। प्रतिवेदन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन। पहला, व्यक्तिगत प्रतिवेदन।
इस प्रकार के प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन के किसी संबंध में अथवा विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। उसमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख अधिक रहता है। यह प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का भी रूप ले सकती है या ले लेता है। यह प्रतिवेदन का आदर्श रूप नहीं है। संगठनात्मक प्रतिवेदन, इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदक अपने बारे में कुछ ना कहकर सारी बातें संगठन या संस्था के संबंध में लिखता है। विवरणात्मक प्रतिवेदन, किसी कार्य योजना, घटना अथवा स्थिति का प्रतिवेदन विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं। सारी बातें सिलसिलेवार लिखी होती हैं। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है, बातें विस्तार में नहीं, संक्षेप में लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन ऐसा हो जिसकी सारी बातें सरल और स्पष्ट हों, उनको समझने में सिरदर्द ना हो, उनका एक ही अर्थ और निष्कर्ष हो। स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की बड़ी विशेषता होती है। प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। इसमें पक्षपात, कल्पना और भावना के लिए स्थान नहीं है। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती। उसमें ऐसी कोई बात ना कही जाए जिससे भ्रम पैदा हो। सत्य और असत्य लिखिए। पहला, शब्दों का भंडार है। शब्दकोश पढ़ेंगे इसको हम। शब्दकोश शब्दों का भंडार है, तो ये सत्य है कि असत्य? बिल्कुल सत्य है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, सत्य है। हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, ये भी सत्य है। विश्वकोश के अंतर्गत ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं की जानकारी दी जाती है, ये असत्य है। एक साहित्यकार द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त संपूर्ण शब्दों का कोश व्यक्ति कोश कहलाता है, ये सत्य है। जनसंचार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लोक संपर्क या जनसंपर्क या जनसंचार, ये है अभिव्यक्ति एवं माध्यम से लिया गया है। ये मास कम्युनिकेशन से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। संचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। आमतौर पर जनसंचार का शब्द का प्रयोग रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, फिल्म या संगीत रिकॉर्ड के माध्यम से सूचना, संदेश, कला या मनोरंजन सामग्री के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। अधिसंख्य लोगों के साथ एक ही वक्त में संचार करने की प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। जैसे किसी टेलीविजन चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग के भी हो सकते हैं और गरीब वर्ग के भी, शहरी भी और ग्रामीण भी, पुरुष भी और महिला भी, युवा तथा वृद्ध भी, लेकिन सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्राकृतिक सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल, गेटकीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहाँ किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी।
निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटती फटती छाती। किसान की बहू तो लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन क्यों कहा गया है? उत्तर, किसान की बहू का नाम लक्ष्मी था किंतु उसे पति घातिन कहा जाता था क्योंकि उसके पति की हत्या किसी ने कर दी थी। समाज इस हत्या के लिए बतोहू को ही दोषी मानता है। ख, इस कविता में मरी के प्रति व्यक्ति विचारों पर टिप्पणी लिखिए। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था परंतु उसे मारने वाला समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूटी। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ग, काव्यांश मित्र उक्त दोनों मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या है? एक तो पैर की जूती, दूसरा छाती फटना। पैर की जूती का मतलब होता है दासी। प्राचीन समाज में विधवा महिला को पैर की जूती समझा जाता था। छाती फटना, बहुत अधिक दुखी होना। जवान पुत्र के मर जाने पर पिता की छाती फटने लगी। अगला है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करियो कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। काव्यांश की भाषा की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो हमने अभी पढ़ा है इसकी जो भाषा है उसकी विशेषता। उत्तर, काव्यांश की भाषा मूलतः राजस्थानी है और कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। ख, प्रेम बेली बोई में कौन सा अलंकार है? नाम लिखते हुए अलंकार को समझाइए। उत्तर, प्रेम बेली बोई में रूपक अलंकार है। मीरा ने भारी कष्ट सहकर श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति के बेल को बोया है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? संक्षिप्त में हम बता सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। घर की कविता में कवि ने पिताजी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? लिखिए। उत्तर, घर की याद कविता में कवि ने पिताजी के व्यक्तित्व के निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके पिता को वृद्धावस्था कभी कमजोर नहीं कर पाई। वे फुर्तीले हैं कि आज भी दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। वे इतने उत्साही हैं कि मौत के सामने भी हिचकिचा नहीं सकते। उनमें इतना साहस है कि वे शेर के सामने भी भयभीत नहीं होंगे। उनकी आवाज़ मानो बादलों की गर्जना है। हर काम को तूफान की रफ्तार से करने की उनमें अद्भुत क्षमता है। वे गीता का पाठ करते हैं और आज भी 260 तक दंड पेलते हैं। मुगदर, व्यायाम करने का एक मजबूत भारी लकड़ी का यंत्र को घुमाते हैं। आँखों पर जल भर दिया है। वे भावुक भी हैं। आँखों पर जल भर जाना मतलब आंसू आ जाना। जो भावुक होते हैं वही उन्हीं के आंखों में आंसू आते हैं। ख, मीरा को भक्ति मार्ग में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है, मीरा को भक्ति मार्ग में निम्नलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें घर में विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर पहरे बिठाए गए तथा घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। परिवार वालों की उपेक्षा व ताने सहने पड़े। समाज में लोगों की भक्तियाँ सही। मंदिरों में रहना पड़ा। भूख प्यास भी झेला। उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए गए। अथवा कबीर के धार्मिक विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा एक है, वह हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। भले ही उसने कोई भी स्वरूप धारण किया हो,
दूसरा, जो लोग आत्मा व परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वे भ्रमित हैं, वे ईश्वर को पहचान नहीं पाए, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। कबीर का कहना है कि जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर की अग्नि को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा अमर है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। कबीर ने जना की सत्ता एक होने यानी ईश्वर एक है के समर्थन में कई उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर में एक जैसी पवन, संसार में एक जैसे पवन, एक जैसा पानी बहता है, हर प्राणी में एक ही ज्योति समाई हुई है, सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग अलग क्यों ना हो। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के चश्मे, आंखों के कंचे हम पर फेंक दिए, फिर तरेर कर बोला, क्या मतलब है? पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईनास के पास, क्या मीना साज के पास, या फिर रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या? फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, उन्हीं के स्थान पर। इल्म माने शिक्षा होता है। नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था? उसने अपने आजीविका के लिए कौन कौन सा धंधा अपनाया? उत्तर, मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा रोटी बनाने का था, उसने अपनी आजीविका के लिए रोटी बनाने का पेशा अपनाया। ख, नसीरुद्दीन ने नान बाई का धंधा किससे सीखा? उत्तर, नसीरुद्दीन ने नान बाई का धंधा अपने पैतृक लोगों से सीखा। उक्त गद्यांश के आधार पर कुछ खानदानी धंधों के नाम लिखिए, गिनाइए। तो जैसे नगीना साज, आईनास, मीना साज, रफूगर, रंगरेज, तेली तंबोली, ये खानदानी धंधे हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर सामने आते हैं? इसका उत्तर है, पंडित अलोपीदीन चालाक व्यापारी है, वह चापलूसी, रिश्वत आदि से अपना काम निकलवाना जानता है। रिश्वत देने में माहिर होने के कारण वह सरकारी कर्मियों व अदालत से नहीं घबराता। ख, गलता लोहा पाठ के आधार पर मोहन के चरित्र पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर, गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। प्रश्न 13, शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी के पाठ से है ये। शास्त्रीय संगीत हर संगीत का आधार है, चाहे वह लोक संगीत हो या फिर चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत में सुर, ताल और लय का निर्धारित नियमबद्ध शास्त्र है। उसी शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए निश्चित आरोह अवरोह से राग बने हैं। उन रागों को निर्धारित ताल में निबद्ध किया गया है। ये केवल साज पर भी बजाई जा सकती है। संगीत के ज्ञान के अभाव में श्रोताओं के लिए शास्त्रीय संगीत मनोरंजक नहीं हो पाता। चित्रपट संगीत में साज आवाज के साथ साथ अंदाज भी है। इन गीतों के बोल चित्रपट की आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। ख, नादमय उच्चारण का क्या अर्थ है? यह लता के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ है? उत्तर, नादमय उच्चारण लता के गायन की अन्य विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है। गा नंबर, कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका क्यों कहा है? उत्तर, कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका निम्न कारणों से कहा है। का, उनकी सुरीली आवाज़ जो ईश्वर की देन तो है ही, पर स्वयं लता जी ने उसे बहुत त्याग करके निखारा है।
ख, उनके गायन में जो गानपन है वैसा किसी अन्य में नहीं मिलता। ग, उच्चारण में शुद्धता और नाद का जैसा संगम है जैसी भावों में निर्मलता है उसने लता जी को सभी अन्य गायिकाओं से अलग बना दिया है। घ, लता ने चित्रपट संगीत में मुख्यतः किस प्रकार के गाने गाए हैं और क्यों? उत्तर, लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत में मुख्यतया करुण व श्रृंगार रस के गाने गाए हैं। उन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं। उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली व मराठी लोकगीतों को अपनाया है। लता जी ने पंजाबी लोकगीत रूक्ष और निर्जल, राजस्थान में बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत गाए हैं। ऋतु चक्र समझने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि के सहज मधुर गीतों को फिल्मों में लिया गया है। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार और अभिव्यक्ति करने वाले गानों की बड़ी उत्कंठा से गाए हैं। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा कक्षा 11वीं का रिवीजन टेस्ट का हल, और कुछ जो प्रश्न बचे होंगे उनको दोबारा हम बनाकर प्रस्तुत करेंगे। आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।